नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जैक फाइटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। कि वे सारे प्रश्न जो जैक बोर्ड में 2009 से लेकर 2024 में पूछे गए हैं, है ना, तो वो भी है सवाल हम लोग करते हैं। तो इसमें से पहला सवाल है जो कि 2024 में पूछा गया है। वो सवाल क्या है कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। मतलब इस 84 को हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बोला है। तो ये करते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन कितना दिया है? 84। इसे तोड़ते हैं। 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 सत्ते 21 और 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। तो देखिए 84 का अभाज्य गुणन कितना आया? 2 2 3 और 7। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 84 2 कितना बार आया? 2 बार, तो इसे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 कितना बार आया? 1 बार, तो इसे 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। 7 कितना बार आया? 1 बार, इसलिए 7 का पावर कितना लिख सकते हैं? 1। ओके। दूसरा सवाल मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है जो कि 2024 में पूछा गया है? सवाल कहता है कि एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो वो संख्या निकालना है। मतलब किसी संख्या को हम भाग दें 43 से तो हमें भागफल कितना मिलेगा? 31 और शेषफल कितना मिलेगा? 32। तो हमें वो संख्या निकालना है। तो वो संख्या को मान लेते हैं x। माना संख्या बराबर x। ठीक है। तो देखिए इस x को हमें किससे भागा देना है? 43 से। 43 से भागा दे दिए और हमें भागफल में कितना मिल जाता है? 31। तो 31 मिल गया और शेषफल में कितना मिल जाता है? 32। तो हमें ये x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या? शेषफल। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को। क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब वैल्यूज को रखिए। देखिए भाजक का मान कितना है मेरा? 43। तो यहाँ कितना रखेंगे? 43। भागफल का मान कितना है? 31। तो यहाँ रखेंगे 31। शेषफल का मान कितना है? 32। तो रखेंगे 32। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 43 और यहाँ पे कितना है? 31। तो गुना कीजिए। 3 एकम 3, 4 एकम कितना हो गया? 4। 3 तिया 9 हो गया। 3 चौका कितना हो गया? 12। तो 3 हो गया। 9 4 13 के 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो गुना करने पर कितना आता है? 1331, 1333, सॉरी 31 नहीं 33 आता है ना। और प्लस में 32। तो 43 और 31 को गुना किए तो कितना आया? 1333 प्लस में 32। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 है कितना? 1। तो आपको कितना आ गया? 1365। तो देखिए सवाल मेरे पास क्या था कि किसी संख्या को 43 से भाग देना है। भागफल कितना आएगा? 31। शेषफल कितना आएगा? 32। तो हमने वो संख्या कितना मान लिया? x। तो x को भागा दे देते 43 से। भागफल कितना आया? 31 और शेषफल कितना आया? 32। तो चूंकि हम क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक का मान कितना है? 43। भागफल का मान कितना है? 31। शेषफल का मान कितना है? 32। तो हमने सारे वैल्यू को रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। प्लस शेषफल को जोड़ा तो टोटल रिजल्ट कितना मिल गया? 1365। तो आपका यही संख्या निकल गया। ओके। सवाल नंबर तीसरा जो 2024 में पूछा गया है, वो सवाल क्या कहता है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है 7/80, इसका हमको दशमलव प्रसार पूछा है। शांत आवर्ती होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा? हाँ, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि यदि जो हर है उसका रूप यदि आ जाए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, यदि इसे हम दर्शा पाते हैं तो ये संख्या कैसा बन जाता है? शांत दशमलव प्रसार वाला, है ना, शांत आवर्ती बन जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए मेरे पास सवाल कितना दिया है? 7/80। तो 80 को तोड़िए। देखिए 2 चौका 8, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पचे कितना हो गया? 10 और 5 एकम कितना हो गया? 5। तो देखिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये 7 बटा कितना हो गया? 80 था सवाल मेरे पास। देखिए 7 2 कितना बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। 5 कितना बार आया है? 5 का 5 एक बार आया तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ 2 का पावर कितना है? 4। यहाँ कितना है? 1। 5 का पावर 1 है
तो इसे हमें 4 बनाना है, तो 5 का पावर 3 से हम गुना कर देते हैं और 5 का पावर 3 से क्या कर देते हैं, भागा। तो ऊपर मेरा कितना आ गया, देखिए 7 गुना 5 का पावर 3 और नीचे कितना हो गया 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 3। जब आधार सेम रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, है ना। तो यह कितना हो जाएगा 5 का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर n और 2 का पावर m, मतलब दोनों n और m वैल्यू समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हर था उसको किस रूप में दिखा दिए, 2 का पावर n और 2 का पावर n m के रूप में, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, चूंकि q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास तीसरा सवाल है जो कि 2024 में पूछा गया है। वो सवाल क्या है कि 7/80 का दशमलव प्रसार होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि हर को हम दिखा देते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, है ना, और यदि n और m दोनों बराबर आ जाता है तो ये संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। और मान लीजिए उस रूप में हम नहीं दिखा पाते हैं, कौन सा रूप में, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, तो वो संख्या कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो आइए इसे चेक करते हैं कि किस रूप में आता है। तो सबसे पहले 80 को तोड़िए, 2 चौका कितना हो गया 8, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पचे 10, 5 एकम कितना हो गया 5। तो मेरे पास सवाल कितना था, 7/80। ओके। अब देखिए 7 ऊपर है, नीचे देखिए 80 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, तो 2 पावर कितना हो गया 4, 5 कितना बार है 1 बार, तो 5 पावर कितना हो गया 1। अब देखिए 2 का घात कितना है 4, जबकि 5 का घात कितना है 1, तो ये दोनों घात को सेम करना है, तो कैसे होगा, तो 5 का पावर 3 से हम गुना कर देते हैं, 5 का पावर 3 से क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं। तो ऊपर कितना हो गया 7 गुना 5 का पावर 3 और नीचे कितना हो गया 2 का पावर 4 और इधर 5 का पावर कितना हो जाएगा, तीनों से कितना हो जाएगा 4। देखिए जब आधार सेम रहता है तो घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर क्या हो गया m, तो इसे हर को हम किस रूप में दिखा दिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में। तो ये संख्या मेरा क्या बन जाएगा, इसका प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, ओके। देखिए चौथा प्रश्न जो कि 2011 और 2024 में पूछा गया है झारखंड बोर्ड एग्जाम में। सवाल क्या है, HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 का आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए दो संख्या मेरे पास दिया है 306 और कितना 657 का, HCF कितना दे रखा है 9। तो हमें इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, LCM। देखिए क्योंकि हम क्या जानते हैं रे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। अब देखिए दो संख्या कौन कौन सा है मेरे पास, 306 और 657। दोनों संख्या को गुना करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, 306 और कितना हो गया 657। LCM हमें निकालना है, LCM को वैसे ही रखेंगे। HCF कितना दिया है इन दोनों संख्याओं का 9, तो यहाँ 9 रखेंगे। अब देखिए यहाँ 9 गुना के रूप में है, इस बराबर के इस पार किस में हो जाएगा, भागा में, इसलिए क्या लिख सकते हो, LCM बराबर 306 गुना 657 बट्टा कितना हो जाएगा 9, 9 से काटिए, 9 से कितना हो जाएगा 27, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, तो कितना आया 34 और इधर कितना बचा है 657।
अब इन दोनों को जब गुना करेंगे ना तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 22,338। तो इन दोनों संख्याओं का जो संख्या मेरे पास था कितना 306 और 657 का लसा कितना आ गया 22,338। ओके। सवाल नंबर 5 जो कि 2010 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सवाल क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं पर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है और हमें क्या निकालना है बाबू HCF निकालना है। तो आइए सबसे पहले 26 को तोड़ते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो गया 6। अब 13 एकम कितना हो जाएगा 13। इस 91 को तोड़िए 7 एकम 7, 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब फिर से तोड़िए 13 कम कितना हो गया 13। तो इस 26 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुना 13 और इस 91 को क्या लिख सकते हो 7 गुना 13। 7 गुना 13। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में क्या उभयनिष्ठ है क्या कॉमन है। यहाँ पे 13 मिल रहा है, यहाँ पर भी कितना मिल रहा है 13। इसलिए तो जो दोनों में मिलता है जो दोनों संख्याओं में मिलता है वही तुम्हारा क्या होता है मौसा यानी कि HCF होता है। तो तुम्हारा HCF कितना हो जाएगा 13। आपका आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए छठा प्रश्न है आपके सामने जो कि 2012, 16 और 19 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसा निकालना है। इन दोनों संख्याओं पर अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करना है और आपको क्या निकालना है लसा। सबसे पहले तोड़िए 96 को। 2 चौका कितना हो गया 8, एक बचा 2 अठे कितना हो गया 16। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 है ना, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 404 को तोड़िए ये कितना हो जाएगा 2 से दीजिए 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2। अब इससे आगे नहीं टूटेगा है ना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं 96 को 2 कितना बार आया है 5 बार। तो 2 गुना 2 3 बार हो गया गुना 2 लास्ट में कितना है 3। यहाँ पे कितना आया है 404 का 2 गुना कितना 101 बार में जाएगा। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 101। अब हमें क्या बोला है लसा निकालना है मतलब LCM निकालना है। तो लसा निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात सबसे अधिक हो है ना। सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए 2 का घात कितना है 5 बार, नीचे कितना है 2 बार, तो मैक्सिमम कितना हो गया तो 2 का पावर 5 हो गया। यहाँ 3 एक बार है, नीचे एक भी बार नहीं है, 3 का घात कितना हो जाएगा 1, फिर क्या बचा 101। तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 और 3 का पावर 1 3 और इधर कितना हो गया आपका 101। तो 32 तिया कितना होता है आपका 96। तो 96 हो गया गुना 101। अब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं देखिए यहाँ पे तो 101 और यहाँ पे कितना है 96। तो 6 एकम कितना हो गया 6, 6 0 0, 6 एकम कितना हो गया 6। अब 9 एकम 9, 9 0 0, 9 एकम 9, तो 6 हो गया 9 हो गया आपका 6 हो गया फिर कितना हो गया 9। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 96 96। ओके 96 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए सातवां सवाल जो कि 2013 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि बताइए कि 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें चेक करना है जो दिया गया परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं जो हर है उसे दिखाते हैं किस रूप में यदि वह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत, और यदि नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है अशांत। आइए चेक करते हैं। सवाल मेरे पास क्या है 17/8। तो 8 को तोड़िए 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2।
तो इसे किस रूप में लिख सकते हो, ऊपर 17 है, नीचे 8 को तोड़े 2 कितना बार आया, 3 बार, तो इसे घात के रूप में लिखते हैं, 2 का घात कितना हो जाएगा, 3। अब क्या करते हैं कि 5 का घात 3 से गुना कर देते हैं, 5 का घात 3 से क्या कर देते हैं, भागा। तो देखिए ये जो परिमेय संख्या था 17/8, इसे हम किस रूप में दिखा दिए, 2 का घात 3 इंटू 5 का घात 3। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि Q जो हर है 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। ओके, देखिए 8वां सवाल मेरे सामने है जो कि JEC 2013 में पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 4052 और 12576 का HCF निकालिए। ठीक है, तो मेरे पास दो संख्या दे रखा है, पहला संख्या कितना है 4052, दूसरा संख्या कितना है 12576। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। ओके, और इसे सिंपली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो कंडीशन रहता है उसमें रख देंगे, आराम से हमें क्या मिल जाएगा, HCF। तो दो संख्या मेरे पास कितना है 12576 और दूसरा कितना है 4052। तो 12576 को 4052 से हम भागा देते हैं। ठीक है, और इस तरह से करके हम क्या निकालते हैं, मौसा। और ऐसा प्रक्रिया कब तक करते हैं, जब तक कि शेष मेरा 0 ना हो जाए। तो ये करते हैं, बड़ा संख्या मेरे पास कितना है 12576 हमने लिख के रखा हुआ है, और छोटा संख्या कितना है 4052। ठीक है, तो 12576 को 4052 से भागा देते हैं, तो कितना बार इसका टेबल हम पढ़े कि इसके करीब या बराबर पहुंच जाए, तो 3 बार पढ़ते हैं। तो 4052 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 12156। तो 6 में 6 गया तो कितना बचा 0, 7 में 2 गया तो 7 में 5 गया तो कितना बचा 2, 5 में गया तो कितना बचा 4, इधर कितना बच जाएगा 2 में 2 गया तो 0, 1 में गया तो 0। अब देखिए यहाँ पे शेष 0 नहीं है, तो इसे क्या मान लेंगे, सिंपली भाज। तो भाज मेरा कितना हो जाएगा 4052। अब 420 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 452 के बराबर या उसके करीब पहुंच जाए, तो 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3780। कितना हो जाएगा 3780। तो 2 में 0 गया, कितना बच गया आपका 2, है ना। 15 में आ गया, कितना बच गया 7। ठीक है, 9 में 7 गया तो कितना बच गया 2, 3 में 3 गया तो 0। अब देखिए शेष यहाँ अभी भी 0 नहीं आया, तो इसे क्या मान लेंगे भाज। तो इसे भाज मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 420। अब 272 का टेबल हम कितना बार रीड करें कि 420 के बराबर या उसके करीब पहुंच जाए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो 272 का कितना हो जाएगा 272। 10 में 2 गया तो कितना बचेगा 8, 11 में 7 गया तो कितना बचेगा 4, 3 में 2 कितना बचेगा 1। फिर से शेष 0 नहीं है, तो इसे क्या मान लेंगे भाज। तो भाज मेरा कितना हो जाएगा 272, है ना। भाज मेरा 272 हो गया। अब आगे देखिए 148 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 272 के बराबर या उसके करीब पहुंच जाए, है ना। तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148। अब 12 में 8 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2, 2 में गया तो कितना बचा 1। अब देखिए यहाँ पे अब से 0 नहीं है, तो फिर इसे क्या मानना पड़ेगा भाज। तो 148 मेरा भाज हो जाएगा। अब 124 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 148 के करीब पहुंच जाए बराबर, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 124 से कम कितना हो जाएगा 124। 8 में 4 गया तो कितना बचा 4, है ना। 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, 1 में गया तो कितना बचा 0। अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो इसे क्या मान लेंगे भाज। तो 124 मेरा भाज हो जाएगा। अब 24 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 120 के पास या बराबर में पहुंच जाए, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 24 पचे कितना होता है 120। 4 में 0 गया कितना बचा 4, 2 में 0 गया 2 में 2 गया तो कितना बचा 0, है ना। अब विशेष 0 नहीं है, तो इसे क्या मान लेंगे 24 को भाई। 4 छक कितना हो जाएगा 24। अब मेरा शेष कितना आ गया 0। तो जैसे ही शेष 0 आ जाता है, तो जो मेरा भाजक रहता है वही मेरा क्या बन जाता है HCF। ठीक है, तो इस स्टेप को कितना स्टेप में हमें मौसम मिला 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों स्टेप को यूक्लिड एल्गोरिथम के जो कंडीशन है वहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए चूंकि रे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसका कंडीशन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ जरा देखिए हमें कितना कंडीशन में एचसीएफ मिला है, 7 कंडीशन में, है ना। तो यहाँ भाज्य मेरा कितना हो जाएगा, 12,576 भाजक कितना हो जाएगा, 4052 भागफल कितना 3, शेषफल कितना 420। तो देखिए ये मेरा क्या है, भाज्य, ये मेरा क्या है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। हाँ, तो कंडीशन को बिठाइए। देखिए मेरे पास पहला कंडीशन में भाज्य कितना है 12,576, भाजक कितना 4052, ठीक है, भागफल कितना 3, शेषफल कितना 420। दूसरा कंडीशन में देखिए मेरे पास भाज्य कितना है 4052, भाजक कितना है 420, भागफल कितना है 9, शेष कितना है 272। तीसरा कंडीशन में भाज्य देखिए 420, भाजक कितना है 272, भागफल कितना है 1, शेष कितना है 148। चौथा कंडीशन में देखिए भाज्य कितना है 272, भाजक कितना है 148, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 124। पांचवा कंडीशन में देखिए भाज्य मेरा कितना हो जाएगा 148, भाजक मेरा कितना हो जाएगा 124, भागफल कितना हो जाएगा 1, शेषफल कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये 5 कंडीशन हो गया। छठा कंडीशन में देखिए मेरा भाज्य कितना हो जाएगा 124, भाजक कितना हो जाएगा 24, भागफल कितना हो जाएगा 5, शेषफल कितना हो जाएगा 4। सातवां कंडीशन में देखिए भाज्य मेरा कितना हो जाएगा 24, भाजक मेरा कितना हो जाएगा 4, भागफल मेरा कितना हो जाएगा 6 और शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही शेषफल मेरा 0 हो जाएगा तो जो भाजक रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मस। इसलिए इन दोनों संख्याओं का मस हमें कितना मिला, 4 मिला। ओके, देखिए मेरे सामने 10वां सवाल है जो कि 2015 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि बताइए कि 35/50 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जब भी कोई परिमेय संख्या हमें दिया रहता है और हमें दिखाना रहता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर क्या रे अशांत होगा, तो हम क्या चेक करते हैं, उसके हर का रूप। यदि उसका हर का रूप 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का हो जाता है और जिसमें n और m बराबर होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। और यदि उस रूप में नहीं आ पाता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती। तो देखते हैं इस संख्या को हम उस रूप में व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं। तो संख्या मेरे पास क्या दे रखा है 35/50। सबसे पहले से सरल रूप में बदलिए, 7×5 = 35, 10×5 = 50। तो कितना हो गया 7/10। तो देखिए ऊपर 7 है, इस 10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 5, घात में कुछ नहीं तो कितना लिख सकते हैं 1 1। अब देखिए जो हर है वो किस रूप में आ गया है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, और n और m दोनों बराबर है तो इस हर को हम इस रूप में बदल दिए। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। तो क्या लिख देंगे, चूंकि q का रूप 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। ओके, सवाल नंबर 11 मेरे सामने है जो कि जेक बोर्ड 2015 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 420 और 272 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, दो संख्या मेरे सामने है 420 और दूसरा कितना है 272। इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मेथड से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मस हम भाग विधि से निकाल लेंगे और भाग विधि से निकालने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो कंडीशन है उसमें रख देंगे, हमें एचसीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो भाग विधि से कैसे मस निकालते हैं, बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 420 को किससे भागा देंगे,
272 से। तो 272 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 420 के बराबर या उसके करीब पहुंच जाएंगे एक बार में। एक बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 272। अब 10 में 2 गया कितना बचा 8, 11 में 7 गया कितना बचा 4, 3 में 2 कितना बचा 1। अब देखिए जब शेष जीरो नहीं होता तो ये जो भाजक है इसे हम क्या मान लेते हैं भाज। तो ये 272 मेरा क्या हो जाएगा भाज। ठीक है। अब 148 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 272 के बराबर या उससे करीब पहुंच जाए। तो 148 का टेबल हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 148 से कम कितना हो जाएगा 148। 12 में 8 गया कितना बचेगा 4, 6 में 4 गया कितना बचेगा 2, 2 में गया कितना बचेगा 1। अब देखिए फिर से शेष जीरो नहीं है तो इसे हम क्या मान लेंगे भाज 148 मेरा भाज हो जाएगा। तो 148 तो 124 का टेबल हम कितना बार रीड करें 148 के बराबर पहुंच जाए या उसके करीब पहुंच जाए। तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 124 से कम कितना हो जाएगा 124 कितना बचेगा आपका 8 में 4 गया तो 4 बचा, 2 में 4 में 2 गया तो कितना बचा 2। देखिए फिर यहाँ पे शेष जीरो नहीं है तो इसे क्या मान लेंगे भाज। तो मेरा भाज कितना हो जाएगा 124। अब 24 का टेबल हम कितना बार रीड करें कि 124 के करीब या उसके बराबर पहुंच जाए। तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा है ना। 24 बचे कितना होता है 120 कितना शेष आ जाएगा 4। अब देखिए शेष अभी भी जीरो नहीं है तो ये मेरा 24 जो भाजक है वो मेरा क्या बन जाएगा भाज। तो भाज मेरा 24 हो गया। अब 4 का टेबल में 24 कितना बार में आता है 6 बार में। 4 से कितना हो जाएगा 24। तो मेरा कितना हो गया शेष जीरो। जैसे ही शेष जीरो हो जाएगा तो जो मेरा भाजक है यानी कि यहाँ जो 4 है वो मेरा क्या हो जाएगा HCF। अब ये सारे स्टेप्स या कितने स्टेप्स में हमें मिले हैं मौसा 1 2 3 4 5 है ना। इन सारे कंडीशन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम रख देंगे। तो हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंडीशन क्या है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ए मेरा यहाँ क्या है भाज्य, बी मेरा क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। तो यह कितना स्टेप में हमें मौसम मिला था 5 स्टेप में। हाँ तो जहाँ भाजक का मान है वो रखेंगे, जहाँ भाज्य का मान है वो रखेंगे, जहाँ भागफल का मान है वो रखेंगे, जहाँ शेषफल का मान है वो रखेंगे है ना। तो पहला स्टेप में क्या था मेरा भाज कितना है 420, भाजक कितना है 272, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 148। दूसरा स्टेप में मेरा भाज कितना है 272, भाजक कितना है 148, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 124। तीसरा स्टेप में 148 मेरा भाज्य है, भाजक कितना है 124, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 24। चौथा स्टेप में 124 मेरा भाज्य है, 24 मेरा भाजक है और 5 मेरा भागफल है, शेष मेरा कितना है 4। और अंतिम स्टेप में 24 मेरा भाज्य है, 4 मेरा भाजक है, 6 मेरा भागफल है और शेष कितना 0। तो जैसे ही शेष 0 आ जाएगा उस कंडीशन में जो मेरा भाजक होगा वही मेरा क्या कहलाता है मौसा। इसलिए HCF जो होगा आपका 420 और 272 का वो कितना हो जाएगा 4 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके सवाल नंबर 12 मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, जो कि 2017 और 2019 जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो इन दोनों संख्याओं 135 और 225 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को भाग विधि से मौसा निकाल लेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कंडीशन होता है उसमें सिंपली रख देंगे। तो करते क्या है सबसे पहले बड़ा संख्या को छोटा से भाग देंगे। तो बड़ा संख्या मेरे पास कितना है 225, इसे किससे भाग देंगे 135 से। तो कितना बार में जाएगा इसके करीब हम कितना बार में आ सकते हैं यहाँ बराबर 1 बार में। हाँ तो 135 से कम कितना हो जाएगा 135।
5 से 5 गया, कितना बचा 0, 12 में 3 गया, कितना बचा 9, एक में गया 0। अब देखिए शेष 0 नहीं है तो 135 जो यहाँ पे अभी भाजक है इसे क्या मान लेंगे भाज्य, तो 135 मेरा भाज्य बन गया। अब 90 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 135 के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए, तो हमें कितना बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में। तो 90 कम कितना हो जाएगा 90, 5 में 0 गया तो कितना बच गया 5, 13 में 9 गया तो कितना बच गया 4। अब शेष 0 नहीं है तो यहाँ जो भाजक है इसे कितना मान लेंगे भाज, तो भाज मेरा कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 45 का टेबल में 90 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो 45 दूना मेरा कितना हो जाएगा 90, शेष कितना हो गया 0। तो जब शेष 0 हो जाता है उस कंडीशन में जो मेरा भाजक रहता है वही मेरा कितना हो जाता है मौसा, तो यहाँ मेरा मौसा कितना हो जाएगा 45। तो देखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है इसका कंडीशन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। यहाँ ए क्या होता है भाज्य, बी क्या होता है भाजक, क्यू भागफल, आर क्या है शेषफल। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। ऐसा कितना स्टेप गए हैं, 1 2 3 स्टेप में हमें मौसम मिला है। तो सारे स्टेप एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तो पहला स्टेप में मेरा भाज्य कितना है 225, भाजक कितना 135, भागफल कितना 1, शेषफल कितना 90। दूसरा स्टेप में जो मेरा भाज्य है वो 135, भाजक मेरा 90, भागफल मेरा 1, शेषफल मेरा 45। ठीक है। तीसरा स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में क्या है 90 मेरा भाज्य है, भाजक मेरा 45 और आपका भागफल 2, शेषफल कितना 0। अब देखिए शेष 0 है उस कंडीशन में जो मेरा भाजक है ना वही मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। ओके। देखिए मेरे सामने प्रश्न नंबर 13 है जो कि जैक 2018 में पूछा गया। सवाल कहता है कि बताइए कि परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जब भी कोई परिमेय संख्या का हमें क्या चेक करना रहता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम क्या चेक करते हैं उसके क्यू का रूप। यदि उसके क्यू का रूप 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है शांत। तो आइए चेक करते हैं क्या क्यू उस रूप में आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो मेरे पास सवाल कितना है 6/15। सबसे पहले इसे हम सरलतम रूप में लाते हैं ना। देखिए 2 तिया 6, 5 तिया कितना 15 हो गया, तो ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना हो गया 5। तो हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भागा दे देते हैं। तो ऊपर कितना हो गया 2 दूना 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो 2 गुना 5। तो देखिए 2 का पावर कुछ नहीं तो 1, 5 का पावर कुछ नहीं तो कितना है 1। अब देखिए क्यू किस रूप में हो गया 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में। तो जब ऐसा आ जाता है हर तो मेरा परिमेय संख्या कैसा बन जाता है शांत। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू का रूप 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, शांत होगा। अब देखिए मेरे पास 14वां सवाल है जो कि जैक बोर्ड 2019 से पूछा गया है। सवाल क्या है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, या फिर लिखिए। तो देखिए 120 है, इसे हमें किस रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले 120 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, है ना। तो 120 इसको तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में, 2 छक 12, 2 0 0। अब 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 2 कितना बार आया 2 बार, 3 कितना बार 1 बार, 5 कितना बार 1 बार। तो इसको अभाज्य गुणनखंड
खंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं 120 को। 2 कितना बार आया है? 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। 3 कितना बार आया? 1 बार। तो ये 3 का पावर कितना आ जाएगा? 1। 5 कितना बार? 1 बार। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 1। तो 120 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया या व्यक्त कर दिया। ओके, मेरे पास 15वां सवाल है जो कि जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि बताइए कि 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जब भी किसी परिमेय संख्या का हमें ये चेक करना रहता है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम क्या चेक करते हैं? उसके हर का रूप। यदि उसका हर का रूप 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होता है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। और यदि उस रूप में नहीं होता है तो उसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? अशांत। तो आइए इसे उस रूप में बनाने का ट्राई करते हैं। यदि हो पाता है तो वो शांत हो जाएगा और नहीं हो पाएगा तो अशांत होगा। तो क्वेश्चन मेरे पास कितना दिया है? 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अब यहाँ देखिए 2 का पावर कितना दिया है? 3। 5 का पावर कितना दिया है? 2। तो हम क्या करते हैं? 5 से गुना कर देते हैं और 5 से क्या कर देते हैं? भागा। तो देखिए यहाँ पे 23 है, गुना कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3। देखिए जब आधार सेम रहता है तो घात कुछ नहीं, यहाँ तो 5 का कितना है? 1। तो जब आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। 2 रे कितना हो जाएगा? 3। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए जो हर है वो किस रूप में व्यक्त हो गया? 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, सवाल नंबर 16 मेरे सामने है जो कि 2023 में पूछा गया है। वो सवाल क्या देखिए कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 5005 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो देखिए पहले प्रश्न कितना दिया है? 5005। इसको तोड़िए, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब 7 से दीजिए। 7 एकम 7, 30 हो गया। 7 चौका 28, 7 तिया 21। अब 11 से दीजिए। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 13 से दीजिए। 13 एकम कितना? 13। देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा आया? 5, 7, 11 और 13। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, है ना? क्या क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और यही हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, देखिए मेरे पास 17वां सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। सबसे पहले क्या करेंगे? 510 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये कितना बार में जाएगा? शुरू से कितना से जाएगा? 2 से। 2 दूना कितना हो गया? 4। 1 10 हो गया। 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। आप किससे देंगे? 5 2 7, 7 5 12, 3 से दीजिए। 3 8 24, 3 पचे कितना हो गया? 15। अब 5 से दीजिए। 17 पचे कितना हो जाएगा? 85। 17 कम कितना हो जाएगा? 17। फिर 92 का तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 कम कितना हो जाएगा? 23। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार। तो 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार। 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है? 2 एक बार, 2 और एक बार, और 23 एक बार। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मौसा निकालते हैं। तो मौसा क्या होता है? दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो भी कॉमन रहेगा वो मेरा मौसा होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है ऊपर नीचे? कॉमन कुछ भी नहीं।
इसलिए HCF मेरा कितना हो जाएगा बताइए 2। अब LCM हमें निकालना है। LCM क्या होता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, जिसका घात सबसे अधिक हो। देखिए 2 ऊपर में एक बार, नीचे 2 बार, तो 2 अधिक कितना बार आया तो 2 बार। ऊपर में 3 एक बार, नीचे एक भी बार नहीं, तो अधिक 3 कितना बार तो 1 बार। ऊपर में 5 एक बार, नीचे एक भी बार नहीं, तो 5 हो जाएगा एक बार। ऊपर में 17 एक बार, नीचे एक भी बार नहीं, तो 17 कितना बार एक बार। नीचे 23 एक बार, ऊपर में 23 नहीं है, तो 23 कितना बार एक बार। ओके, अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पचे कितना हो गया 60। अब देखिए यहाँ पे 17 तिया कितना हो गया 51, 51 के एक हाथ में कितना हो जाएगा बताइए 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 34 और 5 आपका हो गया 39, तो कितना हो गया 391। ठीक है, इसको गुना करते हैं। 391 को गुना करना है 60 से, तो 0 को 1 से किए तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 6 कम कितना हो गया 6, 9 चौक 54 के 4, हाथ में कितना हो गया 5, 6 तिया 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। जोड़िए 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो कितना मेरा आ रहा है 23,460। तो मेरा लसक कितना आ जाएगा 23,460। ओके, देखिए मेरे पास सवाल है, सवाल नंबर 18 जो कि 2023 में पूछा गया चेक बोर्ड में। सवाल क्या कहता है कि 124 और 148 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं का मॉसन निकाल लेंगे भाग विधि से, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो कंडीशन होता है उसमें रख देंगे। ओके, तो देखिए करते क्या है कि बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 148 को 124 से भागा देंगे तो कितना बार में जा सकता है इसके करीब या बराबर, एक बार में। 124 से कम कितना हो जाएगा 124। तो 8 में 4 गया तो कितना बचा 4, 2 में 2 गया तो कितना बचा 2, ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे शेष 0 नहीं है तो इसे क्या मान लेंगे भाज, तो 124 को उठा करके यहाँ लेते आएंगे काम में पकड़ के। अब 24 का डबल कितना बार पढ़ेंगे कि 124 के करीब आ जाए या उसके बराबर आ जाए, तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 124 बचे कितना होता है तो 120 होता है, तो कितना बचा 4। अब भी शेष 0 नहीं आया, ये जो भाजक है इसे क्या मान लेंगे भाज, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर भाज के रूप में। तो 4 चक कितना हो जाएगा 24, कितना बच गया 0। ओके, तो जैसे ही शेष 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो भाजक है वो मेरा क्या बन जाता है HCF। ओके, तो कितना स्टेप में हमें मिला, 3 स्टेप में, 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के कंडीशन के रूप में लिख देंगे। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ R का मान B से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो ए यहाँ पे क्या है भाज, B क्या है भागफल, Q क्या है सॉरी B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, R क्या है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ कितना स्टेप में मिला है 3 स्टेप में, तो उन स्टेपों को हम इस रूप में लिख देंगे। तो पहला स्टेप में देखिए 148 मेरा क्या है भाज, 124 क्या है भागफल सॉरी भाजक है ना। देखिए यहाँ पे तो ये हमें 3 स्टेप में मिला है, उन तीनों स्टेप को इस रूप में हम लिख देंगे। 148 मेरा क्या है यहाँ पे भाज, 124 क्या है भाजक, एक यहाँ पे क्या है भागफल, शेष कितना है 24। ओके, अब देखिए दूसरा स्टेप में भाज मेरा कितना है 124, भाजक मेरा कितना है 24, भागफल 5 और शेषफल कितना है 4। तीसरा स्टेप में जो मेरा भाज्य है वो 24 है, भाजक मेरा 4 है, भागफल 6 है और शेष कितना है 0। देखिए जैसे ही शेष 0 हो जाता है उस स्टेप में मेरा जो भाजक रहता है वही मेरा क्या हो जाता है मासा, इसलिए मासा कितना हो जाएगा बताइए 4, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल है मेरे पास सवाल नंबर 19 जो कि पूछा गया है 2010, 2018, 2024 में। सवाल क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है।
ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया गया पूर्णांक है उसे मान लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका से तुलना करते हैं, वहाँ से b का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और b का मान से r का मान हमेशा छोटा होता है, ठीक है। और कंडीशन वाइज हम प्रूव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले माना कि दिया गया पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम तुलना करते हैं। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने पर उसका कंडीशन क्या होता है यूक्लिड प्रमेयिका का, a = bq+r, जहाँ r का मान b से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग एक ही रूप का दिख रहा है, तो उस हिसाब से b का मान कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन में r का मान हमेशा किससे छोटा होता है, b से, ठीक है। तो r का संभव मान कितना हो जाएगा, 6 से छोटा, क्योंकि 6 का मान यहाँ 6 किसका मान है, b का, ठीक है। तो r का संभव मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। इसलिए क्या लिखेंगे, r का संभव मान कितना हो जाएगा, सबसे छोटा तो कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 और कितना हो सकता है, 5। ओके। अब देखिए समीकरण 1 से लेते हैं ना, समीकरण 1 से केस नंबर 1, हाँ, r का मान कितना रखते हैं, 0, समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 में रखो, समीकरण एक कितना दिया है, a = bq प्लस कितना है, r। अब देखिए b का मान रखिए 6, q हो गया, r का मान कितना लिए हो, 0, तो कितना हो गया, 0, तो कितना आ गया, 6q। अब यहाँ देखिए आप q का मान कुछ भी रखोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 12 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, विषम पूर्णांक, तो इसे नहीं लेना है, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में क्या है, r का मान कितना ले लेंगे, 1, r का मान कितना लेंगे, 1। तो ये बराबर क्या है, bq+r। अब b का मान रखिए तो 6q, r का मान कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे देखिए q का मान हम कुछ भी लेंगे तो हमें ये पूरा संख्या विषम ही मिलेगा। कैसे, 1 लेंगे तो 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 7, 2 लेंगे 6 12 कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमें क्या मिलेगा, विषम, ये हमें लेना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, लेना है। केस थर्ड में देखिए r बराबर कितना लेंगे, 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, bq+r, b का मान रखिए 6q, r मान रखिए 2। अब देखिए q का मान आप कुछ भी रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। कैसे, 1 लिए तो 6 कम 6 2 कितना हो गया, 8, 2 लेंगे तो 6 2 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये क्या मिलेगा, बताओ क्या मिल जाएगा, हमें सम मिल जाएगा। तो इसे भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी सम आया पूरा संख्या, ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी क्या है, सम। केस नंबर 4 ले लीजिए, केस नंबर कितना लेंगे, 4, r का मान कितना लेंगे, 3। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, bq+r। अब b का मान रखिए तो कितना हो जाएगा, 6q प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए q का आप कुछ भी मान लोगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। क्या मिलने वाला है, विषम संख्या ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि q का मान 1 लेंगे तो 6 कम 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 2 लेंगे तो 6 2 12 3 कितना हो जाएगा, 15, विषम संख्या है, तो ये हमें लेना है। केस नंबर 5 देखिए, r का मान कितना लेना है, 4, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, bq प्लस कितना हो जाएगा, r। तो b का मान चाहिए तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए q का आप कुछ भी मान रखो, q का कुछ भी मान रखे तो हमें क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। कैसे, 6 कम 6 4 कितना हो गया, 10, 2 लेंगे तो 6 2 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16।
तो ये क्या मिलेगा, सम। तो सम हमें नहीं लेना है। अब केस 5 हो गया, 6 लेते हैं। आर बराबर कितना लेना है, 5, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, बी का मान 6 रखे तो 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 5। ओके, अब क्यू का आप कुछ भी मान लोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। कैसे, मान लीजिए क्यू का मान 1 ले तो 6 कम 6 5 कितना हो जाएगा, 11, विषम संख्या है। 2 लेंगे, 6 दूना 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो हम देखिए हमें कौन कौन सा उठाना है, जो विषम है। तो ये वाला विषम रूप में आया है, ये वाला विषम रूप में आया है, और ये वाला। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी दिया गया पूर्णांक है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 की +1, 6 की +3 और 6 की +5। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। ऐसे सवालों को ऐसे प्रूव करना है। ओके, थैंक यू। मेरे पास सवाल नंबर 20 है। सवाल क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 की +1 या 5 की +3 के रूप का होता है, जहाँ P एक पूर्णांक है। ठीक है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 की +1, 4 की +3 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक होगा। ये सवाल 2011, 22 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले दिए गए पूर्णांक को हम मान लेते हैं, उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम तुलना करते हैं, वहाँ से b का मान निकालते हैं। ठीक है, जिसमें से r का मान b से छोटा होता है, कंडीशन मिलता है, और उसे केस वाइज हम प्रूव करते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि दिया गया पूर्णांक 4 की +1 या 4 की +3 है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने पर अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कंडीशन क्या होता है कि A = PQ + R। इसे फर्स्ट मान लेंगे, जहां R का मान B से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब यहाँ आप लोग देखिएगा, ये रूप को देखिए और ये रूप को देखिए, दोनों आपको सेम नज़र आ रहा है। उस हिसाब से b का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आप देखिए, इसलिए यहाँ पे b का मान आपका कितना हो जाएगा बताइए, 4। इस कंडीशन को देखिए, b का मान हमें कितना मिल गया, 4। तो r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा। इसलिए r का संभव मान 4 से छोटा होगा, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितना हो जाएगा, 3। अब समीकरण नंबर 1 से लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, केस नंबर 1, r का मान जब 0 लेंगे तो a बराबर क्या दिया है समीकरण नंबर 1 में, BQ + R। ए, ठीक है, कोई पूर्णांक मान लेते हैं, कोई क्या है, कोई पूर्णांक। b का मान कितना है, 4। तो 4 रख दीजिए, 4 क्यू, r का मान कितना लिए हो, 0। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4Q। अब देखिए, आप Q का मान कुछ भी लोगे, 1 लोगे तो 4 एकम 4 आएगा, सम संख्या आ रहा है। 2 लोगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, तो कितना है, सम। तो आप कुछ भी लोगे Q का मान, तो हमें क्या मिल रहा है, सम, जबकि हमें लेना क्या है, विषम। तो इसे हम नहीं लेंगे, है ना, एग्जाम में से प्रश्न नहीं करना है। केस नंबर 2, r का मान जब 1 लेते हैं, है ना, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, BQ + R। हाँ,
अब देखिए बी का मान 4 रखिए तो 4 की प्लस कितना हो जाएगा आर। अब देखिए आर का मान आप कुछ भी लोगे, 1 लोगे तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5, तो आपको क्या मिला विषम। 2 लोगे तो 4 दूना 8 कितना हो गया 9, ये भी क्या मिला विषम। तो हमें हर एक कंडीशन में कौन सा संख्या मिल रहा है विषम, जो कि हमें लेना है। ठीक है, केस नंबर 3 देखिए, आर का मान कितना लेना है 2, तो ए बराबर कितना हो गया बी क्यू प्लस आर। बी का मान रखिए कितना हो जाएगा 4 क्यू प्लस आर का मान कितना है 2। अब देखिए आर का मान आप कुछ भी लोगे, सॉरी क्यू का मान आप कुछ भी लोगे, 1 लेंगे तो 4 कम 4 2 कितना हो गया 6, सम संख्या है। 2 लोगे तो 4 दूना 8 2 10 क्या हो जाएगा सम संख्या। तो पूरा का पूरा हमें क्या मिल गया सम संख्या, जो हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना है विषम। अब जब केस नंबर 4 लोगे आर का मान 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी का मान रखिए, ये 4 की प्लस कितना हो जाएगा आर का मान 3, तो 4 की प्लस 3 हो जाएगा। आप क्यू का आप कुछ भी मान रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा विषम ही मिलेगा। तो 4 की प्लस कितना हो जाएगा 3। तो हमें किस रूप में दिखाना था 4 की प्लस 1 4 की प्लस 3 की कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया है विषम पूर्णांक, हाँ तो इस रूप में होगा। तो देखिए दिखा दिए ना, आप क्यू का कुछ भी मान रखो हमें विषम मिलेगा, यहाँ भी कुछ भी मान रखो क्यू का आपको क्या मिलेगा विषम। इसलिए क्या लिख सकते हो, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके, ऐसे प्रूव करना है। थैंक यू। सवाल नंबर 21 मेरे सामने है, जो कि जेक बोर्ड 2012 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। यहाँ पे या हाँ, देखिए इस प्रश्न को हमें इस रूप में प्रूव करना है ना, इस रूप में सिद्ध करना है, किसका हेल्प लेके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हेल्प लेकर के। आइए इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे है ना, जो पूर्णांक दिया है उसे ही हम मान लेते हैं। माना कि दिया गया पूर्णांक है, दिया गया पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुलना करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे फर्स्ट मान लेंगे। कंडीशन क्या रहता है, जहाँ आर का मान बी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। उस हिसाब से यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा बताइए। देखिए ये दोनों रूप बी क्यू प्लस आर और 9m प्लस 8 या फिर 9m प्लस 1 सेम दिख रहा है एक ही रूप में, तो बी का मान कितना हो जाएगा उस हिसाब से 9। लेकिन हम बी का मान यहाँ 9 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब इसे केसेस वाइज हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बी का मान हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसलिए बी बराबर हमने कितना ले लिया 3। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, आर का मान बी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से आर का संभव मान कितना हो जाएगा 3 से छोटा, क्योंकि आर यह किससे छोटा है बी से, तो आर का संभव मान कितना हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, इसलिए आर का संभव मान कितना हो जाएगा 0 1 और कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण से 1 से हम इसे कैसे हल करते हैं, तो समीकरण 1 से केस नंबर 1। ठीक है, देखिए जब आर का मान कितना लेंगे 0, तो देखिए क्या है समीकरण 1 ए बराबर क्या दिया है बी क्यू प्लस आर। तो
ए हो जाएगा, बी का मान रखिए कितना है 3, क्यू की जगह क्यू, आर का मान कितना लेना है 0। अब क्या बोला है कि जो दिया गया पूर्णांक है इसका हमें घन करना है। अब घन करोगे कितना हो जाएगा ए क्यू, यहाँ 3 क्यू का कितना हो जाएगा होल क्यू। अब 3 का क्यू मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू का क्यू। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 3 क्यू का क्यू। अब इस पूरे टर्म को आप एम मान लीजिए, है ना। तो ये हमें किस रूप में मिलेगा 9m के रूप में, ठीक है। केस 2 में देखिए, जब आर का मान 1 लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हमें कितना मिलेगा 3 क्यू प्लस आर का मान कितना है 1। अब इस दोनों का हमें क्या करने के लिए बोला गया है घन, दोनों का घन करते हैं। तो ए क्यू 3 क्यू प्लस 1 का घन, ठीक है। तो ए प्लस बी का घन का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर होता है, ए का मान कितना है 3 क्यू। तो 3 क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या होता है बी का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद फॉर्मूला क्या बनता है 3ab², 3 की जगह 3, ए का मान कितना है 3 क्यू, बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब होता है, तो बी का क्यूब, है ना। इसको हल करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, तो 27 क्यू स्क्वायर, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 क्यू, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। यहाँ इन तीनों से 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चला गया बाहर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना बचा 9 कॉमन लिए तो क्यू प्लस में कितना 1। अब इसे हम एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में क्या लेंगे आर का मान कितना लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बी का मान तो कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर का मान कितना 2। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है घन, तो घन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 का घन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले ए क्यू, ए का मान कितना है 3 क्यू का क्या हो जाएगा क्यू प्लस 3 होता है ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है 3 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी होता है, बी का मान कितना है 2, प्लस क्या होता है 3a, ए का मान कितना है 3 क्यू प्लस बी स्क्वायर सॉरी इंटू बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का घन होता है तो 2 का कितना हो जाएगा घन। अब देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, तो 27 क्यू का क्यू, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 क्यू, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 बाहर चला गया तो 3 बचा, 3 क्यू का क्यू 9 चला गया तो यहाँ 6 बचेगा, 6 क्यू स्क्वायर 9 चला गया तो यहाँ 4 बचेगा, 4 क्यू प्लस कितना बच जाएगा प्लस आपका बच जाएगा 8, है ना। अब इसको m मान लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 9m प्लस 8। अब देखिए हमने क्या किया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या किया घन, तो किस रूप में आ गया 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी इधर लिख दीजिएगा धनात्मक, हाँ इधर लिख दे रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए 22वां सवाल क्या कहता है, जो कि जैक बोर्ड 2009 में पूछा गया सवाल कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि जो भी सम पूर्णांक होता है धनात्मक वाला वो 2q के रूप का होता है,
जो भी होता है धनात्मक विषम पूर्णांक वो 2q+1 के रूप का होता है। तो इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, जो पूर्णांक दिया है उसे मान लेते हैं ना। माना कि धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q+1 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने पर। तो यूक्लिड विभाजन का कंडीशन क्या होता है, a बराबर bq+r। इसको मान लीजिएगा पहला समीकरण, जहाँ r का मान क्या होता है, b से छोटा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा। अब इन दोनों रूपों को कंपेयर कीजिए। देखिए आप कुछ नहीं तो प्लस में 0 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना दिया है 2q+1। देखिए ये तीनों आपस में कैसा दिख रहा है, एक जैसे। तो b का जो मान है उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए b का मान कितना हो गया 2। अब देखिए b का मान जब 2 हो गया तो r का संभव मान कितना हो सकता है, b से छोटा, यानी कि 0 और कितना हो जाएगा 1। इसलिए r का संभव मान कितना हो जाएगा, 0 और 1। अब लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से केस 1 लेते हैं, ठीक है। जब r का मान कितना रखोगे 0, तो समीकरण 1 कितना है, a बराबर bq+r। a की जगह b का मान रखिए कितना 2, और q की जगह q, r का मान कितना रख दिए 0। अब देखिए कितना आ गया 2q। अब आप q का कुछ भी मान रखिएगा, 1 रखिएगा तो 2 आएगा, सम संख्या है। 2 रखिएगा तो 4 आएगा, वो भी कैसे संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। 3 रखिएगा 6 आएगा, वो भी कैसा है, सम संख्या। आप कोई भी धनात्मक समपूर्णांक लेंगे, ठीक है, वो किस रूप में आएगा, 2q के रूप में ही आएगा। अब देखिए केस 2 लेते हैं, r बराबर 1। तो a बराबर कितना है bq+r, b का मान रखिए कितना है 2q, r का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए q का कुछ भी मान रखें, 1 रखेंगे 2 कम 2 कितना हो जाएगा 3, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो q का कुछ भी मान हम रखते हैं तो वो क्या आता है, विषम पूर्णांक, है ना। तो 2q+1 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो देखिए कोई भी सम पूर्णांक होगा किस रूप में होगा, 2q के रूप में। कोई भी विषम पूर्णांक होगा तो किस रूप में होगा, 2q+1 के रूप में। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q, धनात्मक सम पूर्णांक है ना 2q, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो ऐसे सवालों को ऐसे प्रूव करना है, ओके। देखिए मेरे पास सवाल है, सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सवाल में हमें बेसिकली क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जब उसका हम वर्ग करेंगे तो किस रूप में होगा, 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो आइए इसे कैसे प्रूव करते हैं, देखिए और समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं जो पूर्णांक दिया है उसे। तो माना कि दिया गया पूर्णांक 3m या 3m+1 है, ठीक है। अब इसे तुलना करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको फर्स्ट मान लेंगे जहाँ आर का मान बी से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 3m प्लस, यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस में 0 या 3m प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये तीनों रूप आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा, 3। इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आर का मान किससे छोटा होगा, बी से, तो आर का संभव मान कितना हो जाएगा, 3 से छोटा, तो 0 1 और कितना हो जाएगा, 2। इसलिए आर का संभव मान कितना हो जाएगा, 0 1 और कितना हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से केस नंबर 1, जब आर का मान कितना रखेंगे, 0, ए बराबर कितना दिया है, बी क्यू प्लस आर। ए की जगह ए है ना, बी का मान रखिए कितना, 3, क्यू की जगह क्यू, आर का मान कितना, 0। अब क्या बोला है कि दिया गया पूर्णांक का हमें वर्ग करना है, तो वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इधर 3 क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर। इसे m मान लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखिए केस नंबर 2, आर का मान 1 लेंगे तो ये बराबर कितना है, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह रखेंगे 3, आर की जगह क्या रखेंगे 1। अब दोनों पूर्णांक का हमें क्या करना है, वर्ग, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 क्यू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 क्यू, तो 3 क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह 2, ए का मान कितना है, 3 क्यू, बी का मान कितना है, 1 प्लस बी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 क्यू, प्लस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यू, एक को बाहर रखिए, इसे हम m मान लेते हैं, तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। अब केस थर्ड, r का मान 2 लेते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 3 रखिए, 3 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में रखिए, तो पहले क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मान 3 क्यू है तो 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है, 3 क्यू इंटू बी, बी का मान कितना है, 2, प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना है, 2। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर, 2 या 6, 6 दूना 12 क्यू, प्लस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 9 क्यू का स्क्वायर, इसे 12 क्यू, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1, है ना। अब यहाँ इस पूरे से 3 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, इतना पूरे को एक पूर्णांक m मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जितना भी पूर्णांक था उसका हम वर्ग किए, ठीक है, तो किस रूप में आया, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप में, हाँ। तो इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, देखिए मेरे पास सवाल नंबर 24 है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि जैक बोर्ड 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे कि रूट वाला टर्म को आपको अपरिमेय दिखाना है, ठीक है, तो जो दिया है उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, फिर स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, समझिए और सीखिए। तो
√2 अपरिमेय दिया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय मान लेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 परिमेय हो गया। अब जब परिमेय हो जाएगा तो ये किस रूप में होगा, P/Q के रूप में, है ना। तो मतलब P/Q के रूप में कौन आ गया, √2। अब देखिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद देखिए P और Q में कितना मिल रहा है, गुणनखंड 1। तो जब दो संख्याओं में, दो पूर्णांकों में 1 मिलता है तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं रे, ऐसे युग्म को सहअभाज्य। देखिए यहाँ पे P और Q क्या पूर्णांक भी है और सहअभाज्य भी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, P/Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। P का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर। Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर। और रूट और स्क्वायर कटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 2। अब इस 2 को यहाँ ले आते हैं, Q स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, P²/2 आ जाएगा और Q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से, तो P भी किससे कटेगा, 2 से। अब कैसे कटेगा जरा समझिए। देखिए 5 का स्क्वायर मान लीजिए 5 से कटता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 5 बार में कट गया तो 5 भी किससे कट जाएगा, 5 से। एक बार में कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। उसी तरह P स्क्वायर यहाँ 2 से कट रहा है तो P भी किससे कटेगा, 2 से। तो देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगी, P भी 2 से विभाज्य होगी। इसे मान लेंगे A नंबर और इसे मान लेते हैं 1 नंबर। अब देखिए जिससे जो कट रहा है ना उसको कुछ मान लीजिए, है ना। माना P/2 बराबर कितना मान लीजिए, K। तो यहाँ पे देखिए तो P का मान कितना हो जाएगा, 2K। अब P का मान 2K समीकरण नंबर 1 में रखिए, P बराबर 2K समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2K का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, उधर कितना रे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4K स्क्वायर, और यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर में कितना है, 2। ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, इस 2 को यहाँ लेते आओ, Q स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो 4K² हो जाएगा, यहाँ पे Q स्क्वायर। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब 2 यहाँ गुना के रूप में, तो बराबर के स्क्वायर किस में हो जाएगा, भागा में। मतलब क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर 2 नीचे आ गया तो Q²/2 हो गया, K स्क्वायर को इधर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा Q स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से, तो Q भी किससे कटेगा, 2 से। तो चूंकि इधर लिखते हैं ना, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगी, 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसको B मान लीजिए। अब देखिए यहाँ P किससे कट रहा है, 2 से, यहाँ Q किससे कट रहा है, 2 से। ठीक है। जबकि ये P और Q कैसा सहअभाज्य पूर्णांक था, मतलब दोनों केवल 1 से कट सकता था। ठीक है ना, मतलब दोनों का गुणनखंड कितना था, कॉमन 1 था। जबकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो रहा है, 2। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 एवं A एवं B से। ठीक है। तो P एवं Q का उभयनिष्ठ
गुणनखंड 2 है, जबकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, एक में, दोनों में कितना मिल रहा था, एक। हाँ, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2। अब जब पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया तो क्या पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक होगा, नहीं होगा। इसलिए पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब देखिए, जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। अब परिमेय संख्या भी पी और क्यू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसलिए √2 पी और क्यू के बराबर कितना है, √2। मतलब पी और क्यू आपका सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और ये किसके इक्वल है, √2 के, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या नहीं हो तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ये आपको प्रूव करना था। तो स्टेप वाइज याद रखोगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जो दिया गया है ना, उसका उल्टा मानना है, उसका स्क्वायर करना है, ऐसे सवालों में, सिंगल सवालों में, है ना। ओके, देखिए मेरे पास सवाल नंबर 25 है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को प्रूव कैसे करते हैं, जो दिया है ना उसका उल्टा मानते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, मान लीजिए √3 परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगा, पी अपॉन क्यू के रूप में। इसलिए क्या लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √3, है ना। अब देखिए पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक। जब दो पूर्णांक में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। और पी और क्यू पूर्णांक भी है और सहअभाज्य भी है, तो इसे हम कुल मिला के क्या लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। √3 और स्क्वायर कटेगा, मतलब √3 में रूट और स्क्वायर आपस में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 3 को यहाँ लेते आइए, क्यू स्क्वायर को यहाँ लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 3 बराबर क्यू स्क्वायर। ओके, अब पी स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से, तो पी भी किससे कटेगा, 3 से। √2 वाला हम एग्जाम्पल देके बता चुके हैं, है ना। तो चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। हाँ, इसे मान लो ए नंबर, इसे मान लो 1। माना, कुछ कांस्टेंट मान लेंगे, p/3 बराबर हमने के मान लिया, तो p का मान यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा, 3k। इसे उठा करके 1 में रखो। हाँ, p बराबर 3k, एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 3k का स्क्वायर बट्टा 3 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9k का स्क्वायर बट्टा में 3 बराबर क्यू स्क्वायर। 3 3 कितना हो जाएगा, 9। अब 3 यहाँ गुना में है, इसके साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 3 गुना में था तो बराबर इस पर क्या हो गया, भागा में। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से।
ठीक है, तो क्यू भी किससे कटेगा, 3 से। हाँ, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। इसको बी नंबर मान लीजिए। अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ पी किससे कट रहा है, 3 से, यहाँ क्यू किससे कट रहा है, 3 से। दोनों में क्या मिल रहा है, 3, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा था, जहाँ माने थे 1 मिल रहा था। तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो रहा है, 3। तो उस हिसाब से और पी और क्यू क्या हो जाएगा, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब जब सहभाज्य नहीं होगा तो पी अपॉन क्यू क्या रहे, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या नहीं होगी तो √3 मेरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण ए एवं बी से, ए एवं बी से पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो √3 मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि पी अपन क्यू के इक्वल कौन है, √3, तो वो परिमेय नहीं होगा, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जब परिमेय नहीं होगी तो क्या प्रूफ हो जाएगी, अपरिमेय, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो 26वां प्रश्न मेरे सामने है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, √5 को हमें क्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे सवालों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो दिया है ना उसका उल्टा मानते हैं, है ना। तो मान लेते हैं इसका उल्टा, तो कैसे लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या तो किस रूप में होगा, पी अपॉन क्यू के रूप में, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √5 को पी अपॉन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √5, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक। अब देखिए पी और क्यू में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, एक, पी इंटू 1 लिख सकते हैं या क्यू इंटू 1, दोनों में कितना मिल रहा है, 1। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पी और क्यू को सहभाज्य है, क्योंकि जब दो संख्या में एक उभयनिष्ठ होता है तो उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य। अब देखिए पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और दोनों में एक उभयनिष्ठ है, तो इसे क्या कह सकते हैं कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे, जहाँ पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। अब दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर और √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा, 5। इस 5 को यहाँ ले आते हैं और इस क्यू स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर किससे कट रहा है, 5 से,
है ना। पी स्क्वायर किससे कट रहा है? 5 से, तो पी भी किससे कटेगा? 5 से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। इसे ए मान लेते हैं, है ना, इसे 1 मान लेते हैं। अब देखिए पी की, सॉरी क्यू लिखा गया है यहाँ, पी होगा ना। अब पी किससे कट रहा है? 5 से, तो हम मान लेंगे, माना पी अपॉन 5 बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे के। यहाँ से पी का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 के, है ना। अब पी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से पी का मान रखेंगे 5 के, तो कितना हो जाएगा? 5 के का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है? 5। इधर क्या है? क्यू स्क्वायर। तो 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा? 5 बराबर क्यू स्क्वायर। 5 बार में कट जाएगा, तो इधर कितना हो गया? 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब 5 यहाँ गुना में है, तो बराबर किस पर आगे किस में हो जाएगा? भागा में। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर बट्टा 5, इधर आके भागा में हो गया, बराबर क्या? के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है? 5 से, तो क्यू भी किससे कटेगा? 5 से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। इसे मान लेंगे बी। अब यहाँ देखिए ए में पी किससे कट रहा है? 5 से। यहाँ क्यू किससे कट रहा है? 5 से। मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया? 5। जबकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था? 1। तो उसके हिसाब से ये दोनों, मतलब पी और क्यू क्या सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। अब परिमेय संख्या भी नहीं होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण ए एवं बी से पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगी। अब जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो पी अपॉन क्यू क्या परिमेय संख्या नहीं होगा, और पी अपॉन क्यू किसके इक्वल है? √5 के। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? सिंपली अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, और ये हमें दिखाना था, तो ऐसे प्रूव करेंगे। मेरे पास एक सवाल है, सवाल नंबर 27। कहता है सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि जैक बोर्ड 2009, 13 और 17 में पूछा गया है ना। तो इसे प्रूव करते हैं कि 5 - √3 कैसे अपरिमेय संख्या है। तो जो सवाल में दिया है हम उसका उल्टा मानेंगे। तो क्या मानेंगे? माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लें तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के रूप में। इसलिए कितना हो जाएगा? पी अपॉन क्यू 5 - √3, है ना। अब देखिए पी और क्यू क्या है? पूर्णांक,
और दोनों में क्या कॉमन है, एक, इसलिए पी और क्यू क्या हो जाएगा, सहभाज्य पूर्णांक, है ना, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक भी है और दोनों में कितना है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो जब दो संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, सहभाज्य, और दोनों पूर्णांक है, इसलिए पूरा क्या बोल सकते हैं, सहभाज्य पूर्णांक। जहाँ पी एवं क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। ओके, अब देखिए -√3 को बराबर किस पार ले आते हैं तो ये किस में बदलेगा, +√3 में। पी अपॉन क्यू को उस पार ले जाते हैं तो ये किस में बदलेगा, माइनस में। इसको हल करते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, क्यू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5q माइनस में कितना हो जाएगा, p। अब इसको लेफ्ट लिखते हैं, इसको राइट लिखते हैं, 5q माइनस p अपॉन में कितना हो जाएगा, q, और इधर कितना हो गया, √3। अब देखिए चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है ना, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे होगा आइए बताते हैं। देखिए 5q माइनस p अपॉन में कितना दिया है, q। यदि मान लीजिए q का मान हम 3 रखते हैं, p का मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो गया, 15, 15 में चला गया 2 तो कितना बच गया, क्यू का मान 3 है, 5 तिया 15 में 2 चला गया तो कितना बचा, 13, है ना, और आपका नीचे कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए कौन सा संख्या आ गया, परिमेय संख्या। तो जब p और q का हम वैल्यूज रखेंगे, q 0 को छोड़कर, तो हमें कौन सा संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या। इसलिए ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन इसके इक्वल ही यहाँ पे √3 है, √3 भी होना चाहेगा परिमेय, क्योंकि ये परिमेय तो ये भी क्या होना चाहेगा, परिमेय। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √3 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √3 में कुछ जोड़िए या घटाइए, है ना, वो पूरा संख्या को क्या कर देगा, अपरिमेय। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, देखिए मेरे सामने 28वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जेक बोर्ड एग्जाम 2018 और 2012 में पूछा गया है ना। तो जब भी ऐसे रूट वाला सवाल पूछे और हमें क्या प्रूव करने के लिए दे, अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम इसका विपरीत मानते हैं, है ना। तो मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो किस रूप में होगा, p अपॉन क्यू। तो इस संख्या को हमने क्या मान लिया, परिमेय, इसलिए संख्या किस रूप में हो जाएगा, p अपॉन क्यू। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू बराबर 3 + 2√5। अब देखिए यहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक, और दोनों में कॉमन क्या है, एक। तो चूंकि देखिए p और q पूर्णांक भी है और दोनों में कॉमन एक है, इसलिए p और q को हम क्या बोल सकते हैं, सहभाज्य पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे, जहां
P एवं Q सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए P अपॉन Q 3 को बराबर किस पार ले आते हैं तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। इधर कितना बचा 2√5, ठीक है। यहाँ हल करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा Q, इससे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा P माइनस 3Q बराबर कितना बचा 2√5, ठीक है। अब 2 को इधर ले आते हैं तो ये भागा में हो जाएगा, चूंकि यहाँ किस रूप में है, गुना के रूप में, तो क्या हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन में कितना हो जाएगा 2Q बराबर इधर कितना बचेगा √5। अब यहाँ देखिए P और Q किस रूप में है, पूर्णांक रूप में, तो हम P और Q का कुछ भी मान रखें, Q का मान 0 को छोड़कर, मतलब Q का मान 0 को छोड़कर हम कुछ भी वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। देखिए जैसे P का मान मान लीजिए हम 5 रख दिए, Q का मान हमने 2 रख दिया, और यहाँ पे Q है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ तुम्हारा कितना हो गया 5 और 3 दूना कितना हो गया 6 और नीचे 2 दूना कितना हो गया 4, तब का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो किस रूप में आया, परिमेय संख्या के रूप में। तो देखिए चूंकि P और Q का मान, हम Q का मान 0 को छोड़कर कुछ भी रखते हैं तो ये हमें किस रूप में मिलता है, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये क्या मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन देखिए यहीं पर ये √5 इसके इक्वल है तो ये भी परिमेय होना चाहेगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि P एवं Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होना चाहेगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 कौन सा हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़िए या गुना करिए, पूरे टर्म को किसमें बदल देगा, अपरिमेय में। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, सवाल नंबर 29 है मेरे सामने। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, जो कि 2014 और 2019 जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है हम उसका उल्टा मानेंगे, है ना। तो कैसे मानेंगे ये करते हैं। तो सबसे पहले माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लेते हैं किस रूप में होगा, P अपॉन Q के रूप में। इसलिए P अपॉन Q बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस √2। अब देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक, और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1। तो चूंकि P और Q पूर्णांक भी है और दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो P और Q को हम क्या बोल सकते हैं, सहभाज्य, और साथ में पूर्णांक भी, चूंकि पूर्णांक है। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ P अपॉन Q है ना। इस 6 को बराबर के इस पार ले आते हैं तो किससे बदलेगा, -6 में। यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा Q, ये Q इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा P माइनस 6Q बराबर कितना हो जाएगा √2। अब देखिए P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है।
तो P का कुछ मान रखे और Q का भी कुछ मान रखे, Q का मान 0 को छोड़कर, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, और इसके इक्वल कौन है, √2, तो वो भी होना चाहेगा परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो क्या बना देगा, अपरिमेय, इसलिए पूरा संख्या क्या बन जाएगा, अपरिमेय। तो क्या लिखोगे, चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, इसलिए P-6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगा, देखो यहाँ P और Q का मान रख के देखते हैं परिमेय संख्या आता है कि नहीं। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या कौन सा रूप में होता है, P/Q के रूप में, जहाँ Q 0 नहीं होता। तो Q 0 को छोड़कर हम दूसरा कुछ वैल्यू रखेंगे। तो P का मान लीजिए हम रखते हैं 1, है ना, और आपका Q का भी मान रखते हैं 1। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1, तो 5 में गया तो कितना बचा, -4/1। तो कौन सा रूप में आ गया, P/Q के रूप में, है ना। इसलिए इस पूर्णांक को, मतलब इस व्यंजक को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसके इक्वल में कौन है, √2, वो भी होना चाहेगा परिमेय संख्या, जो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब √2 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 6। तो चूंकि √2 अपरिमेय है, तो जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, पूरे को क्या किसे बदल देगा, अपरिमेय। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, सवाल नंबर 30 का कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि जैक बोर्ड 2015 और 2022 में पूछा गया है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है हम उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, और प्रूव करते जाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब इसे परिमेय संख्या मान लिए तो ये किस रूप में होगा, P/Q के रूप में। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 7√5। अब देखिए 7 यहाँ गुना के रूप में है, बराबर के इस पार या किस में हो जाएगा, भागा में। तो क्या लिख सकते हैं, P/ कितना हो जाएगा, 7Q बराबर √5। ठीक है, अब देखिए P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए P का हम कुछ वैल्यूज रखेंगे, Q का भी वैल्यूज रखेंगे, Q का वैल्यू 0 को छोड़ के रखेंगे। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q 0 नहीं होता। हाँ, तो दिखाते हैं आपको ये परिमेय संख्या कैसे होगा। देखिए मान लीजिए P/ मेरे पास कितना है, 7Q। चलिए P का मान हम 2 रख दिए तो कितना हो गया, 2। Q का मान 1 रख दिए तो कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो गया, 2/7। तो देखिए चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। बराबर में कौन है, √5, तो ये भी क्या होना चाहेगा, परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। अब इसके साथ कुछ गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, पूरा संख्या को किससे बदल देता है, अपरिमेय। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि P एवं Q एक
पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय होना चाहेगा, लेकिन हम क्या जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ओके, अब √5 में हम गुना करें, जोड़े घटाए, ये पूरा संख्या किसे बदल देता है? अपरिमेय। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, थैंक यू। देखिए सवाल नंबर 31 हम लोगों के सामने है। सवाल क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है, तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आइए समझते हैं सवाल को क्या कहता है, जो कि जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास 32 सदस्यों की आर्मी बैंड है ना, इसके पीछे 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी को खड़ा करना है, ठीक है। अब अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, मतलब बैंड का भी सेम सदस्य रहे और सेना की टुकड़ी का भी सेम सदस्य रहे, ऐसे ये कितना कितना हम खड़ा कर सकते हैं। देखिए 32 के पीछे हमें कितना खड़ा करना है, 616, और दोनों में से दोनों के स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तो जब भी सवाल पूछे अधिकतम का, है ना, तो हम क्या निकालेंगे? मौसा। सवाल जब भी आए अधिकतम वाला तो हम क्या फाइंड करेंगे? मौसा। तो हम क्या लिखेंगे? 32 और 616 का मौसा ही वह अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, है ना। तो पहले से भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं। अब देखिए 32 को हमें किससे डिवाइड करना है बताइए? 616 से, है ना। तो 32 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 616 के आसपास या उसके बराबर पहुंच जाएंगे, हैं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा 19 बार। 19 बार में कितना हम पहुंचेंगे? 608। अब 16 में 8 गया तो कितना बचा? 8, ठीक है। 16 में 8 गया तो कितना बच गया? 8। अब देखिए मेरे पास यहाँ कितना बचा बताइए? 0 बचा। 0 में 0 गया तो कितना बच गया? 0, ठीक है। तो मतलब 8 बच गया। अब देखिए यहाँ पे शेष 0 नहीं हुआ है तो इसे क्या मान लेंगे? भाज्य। तो 32 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 32 आ जाएगा तो 4 बार। तो 8 चौका कितना हो गया? 32। अब कितना हो गया? शेष 0। तो जैसे ही शेष 0 हो जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? मौसा। मतलब 8 ही वो स्तंभों की संख्या होगी जिसमें 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के सदस्य, है ना, और 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी के सदस्य मार्च कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि 616 किससे बड़ा है? 32 से, तो कौन सा रूल लगाएंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से क्या उसका कंडीशन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर का मान बी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है भाज्य, बी क्या है भागफल सॉरी भाजक है ना, और क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। तो कितना स्टेप में हमें मौसम मिला है, 2 स्टेप में। जैसे 2 स्टेप में लिख देंगे तो 616 मेरा कितना हो गया भाज, 32 मेरा क्या हो गया भाजक, 19 मेरा क्या हो गया भागफल, और शेष कितना हो गया 8। अब देखिए सेकेंड स्टेप में भाज कितना है 32, तो 32 मेरा हो गया भाज, भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, और शेषफल कितना है 0। ठीक है, तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो उस स्टेप का जो भाजक रहता है वही मेरा कितना हो जाएगा मौसा। तो आपका मौसा कितना निकल गया 8। तो 8 ही वह स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, जिसमें दोनों सदस्य, दोनों सेना के टुकड़े के सदस्य और आर्मी बैंड के सदस्य क्या कर सकते हैं मार्च। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 8 ही वह अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।